हेलो स्टूडेंट्स, डीआईपी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एमपीपीएससी मेंस समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत हमने समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं प्रारंभ की थी और इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ चुके थे वो थे समाज, समुदाय, समिति, संस्था, मूल्य प्रतिमान। ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और संस्कृति टॉपिक हमने प्रारंभ कर दिया था और संस्कृति टॉपिक में हमने संस्कृति के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं और आज संस्कृति का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले के जो 2 लेक्चर थे उसमें संस्कृति का एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, उसकी परिभाषाएं बताई थी, अर्थ बताया था, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में बताया था। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो यूट्यूब चैनल पर जाकर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए आज के इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं कि संस्कृति का निर्माण आखिर किस प्रकार से होता है। तो देखिए, संस्कृति का जो निर्माण है, संस्कृति के निर्माण में क्रमबद्ध तरीके से 3 प्रकार से उसका निर्माण होगा और ये जो 3 प्रक्रियाएं हैं, एक्चुअली 3 क्रमबद्ध या हम बात करें चरणबद्ध जो प्रक्रियाएं हैं वो ये है। सबसे पहली प्रक्रिया ये आती है कि सांस्कृतिक तत्व जब एकत्रित हो जाते हैं तो सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है और सांस्कृतिक संकुल जब व्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ जाता है तो सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण हो जाता है और ये जो सांस्कृतिक प्रतिमान है इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं संस्कृति। ये एक सिक्वेंटल प्रोसेस है, एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इन तीनों को हमें बारी बारी पढ़ना है क्योंकि मेंस में आपसे ये तीनों अलग से पूछने में आ सकते हैं, आपसे परिभाषाएं पूछ सकते हैं कि सांस्कृतिक तत्व से आप क्या समझते हैं या संकुल से क्या समझते हैं या सांस्कृतिक प्रतिमान से क्या समझते हैं। यहाँ से एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि संस्कृति का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो आपको उत्तर देना है कि जो संस्कृति का निर्माण है वो 3 चरणबद्ध प्रक्रियाओं से होता है। नंबर 1 सांस्कृतिक तत्व, उसके बाद सांस्कृतिक संकुल और सबसे लास्ट में सांस्कृतिक प्रतिमान। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर सांस्कृतिक तत्व क्या है। तो देखिए सांस्कृतिक तत्व, देखिए तत्व यदि हम बात करें तो साइंस में हमने तत्व पढ़ा है और तत्व की परिभाषा साइंस में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच कर जाती है और संस्कृति में भी यदि हम बात करें तो संस्कृति में सांस्कृतिक जो तत्व होता है वो संस्कृति का सबसे छोटा हिस्सा होता है और ऐसा हिस्सा होता है कि जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, यानी इसका विभाजन संभव नहीं है। यदि ये बोला जाए कि विभाजन तो किसी भी चीज़ का संभव है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जिसका विभाजन संभव नहीं है, तो बात बिल्कुल सही है, किसी भी चीज़ का विभाजन किया जा सकता है, लेकिन बात ये आती है कि इसका अर्थपूर्ण विभाजन संभव नहीं है। अब देखिए अर्थपूर्ण जो विभाजन होता है वो विभाजन ये होता है कि जैसे सपोज ये लिखने का पेन है, ठीक है, अब ये अपने आप में एक सांस्कृतिक तत्व है। इस पेन में यदि मैं इस पेन को तोड़ दूं तो उसका विभाजन तो हो गया, लेकिन यदि ये बोला जाए कि अब ये क्या है, इस पेन के 2 हिस्से मैंने तोड़ दिए तो उसका कोई नाम नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया कि यदि इस पेन को हम तोड़ देंगे तो वो जो 2 टुकड़े हैं उन टुकड़ों का अपने आप में कोई नाम नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो सांस्कृतिक तत्व है, इस सांस्कृतिक तत्व का आप अर्थपूर्ण विभाजन नहीं कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि आखिर सांस्कृतिक तत्व है क्या। तो सांस्कृतिक तत्व देखिए, इसमें उदाहरण मैं आपको आगे बता देता हूँ। सांस्कृतिक तत्व जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक तो भौतिक सांस्कृतिक तत्व और दूसरा कैसा होता है, अभौतिक, क्योंकि संस्कृति भी 2 प्रकार की है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति कैसी होती है, यह मूर्त होती है, इसलिए भौतिक सांस्कृतिक तत्व कैसे होते हैं, ये मूर्त होते हैं। अभौतिक संस्कृति कैसी होती है, अमूर्त, इसलिए अभौतिक सांस्कृतिक तत्व कैसे रहेंगे, अमूर्त रहेंगे। अब भौतिक सांस्कृतिक तत्व, इनकी यदि हम बात करें तो बहुत सारे उदाहरण हैं।
बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि सपोज यही लिखा हुआ है पिज़्ज़ा बर्गर, ये एक्चुअली इसलिए लिखा है मैंने, पिज़्ज़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक तत्व है, और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, जो इटली है, पिज़्ज़ा का इटली से उद्भव हुआ है, तो जो इटली है, इटली की संस्कृति का एक कहना चाहिए कि प्रचारक है या उसका प्रतिनिधि है। सिमिलर कंडीशन बर्गर की बात करें तो यूएस का ये एक कहना चाहिए प्रतिनिधि है बर्गर। और ऐसे कई सारे सांस्कृतिक तत्व हो सकते हैं जो अलग अलग देशों की पहचान है। जैसे पश्चिमी देशों से भारत में जीन्स आ गई, तो आजकल हम सभी लोग जीन्स को बहुत पसंद करते हैं, जबकि जीन्स यदि वास्तविकता में देखा जाए तो पश्चिमी संस्कृति का क्या है, वो एक सांस्कृतिक तत्व है। ऐसे कई सारे सांस्कृतिक तत्व हो सकते हैं। जैसे एक क्लासरूम की यदि हम बात करें, हम कोई भी क्लासरूम ले लें तो उस क्लासरूम का निर्माण कई सारे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर होता है। जैसे इस क्लासरूम में एक बोर्ड है, ठीक है ना, कोई भी बोर्ड हो सकता है, जैसे आपके सामने डिजिटल बोर्ड है। इसके अलावा बेंचेस होती हैं जिस पे हम बैठते हैं, टेबल होते हैं जिस पर हम लिखते हैं, क्लास में पंखे लगे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सब क्या है, ये सब सांस्कृतिक तत्व हैं। इन सब से मिलाकर ही क्या बनती है, वो एक कक्षा बनती है। तो ऐसे कई सारे सांस्कृतिक तत्व आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ये सब भौतिक सांस्कृतिक तत्व हैं। और जैसे कि यदि हम यहाँ पर भी ले लें, पंखे को भी ले लें, तो पंखे का भी अर्थपूर्ण विभाजन किया जा सकता है। जैसे पंखे में मोटर लगी होती है, पंखे में 3 ब्लेड लगे होते हैं, यहाँ तक तो उसका विभाजन हो जाएगा। जैसे ब्लेड, ब्लेड अपने आप में एक छोटा सा सांस्कृतिक तत्व है। यदि उस ब्लेड को तोड़ दिया जाएगा तो उसका अर्थपूर्ण विभाजन नहीं हो पाएगा और वो कुछ भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये भौतिक सांस्कृतिक तत्व। दूसरी बात करें अभौतिक सांस्कृतिक तत्व, ये कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं ये अभौतिक, ये भाषा से जुड़े हुए रहते हैं और इनका प्रचार बड़ी जल्दी होता है, फैलते भी बड़ी जल्दी हैं। जैसे कि हेलो, हाय, ये जो शब्द हैं भाषा वाले, ये ऐसे सांस्कृतिक तत्व हैं जिनका प्रसार बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे कई सारे सांस्कृतिक तत्व, जैसे कि बहुत फेमस सांस्कृतिक तत्व, जैसे शोले फिल्म में नाम आता है क्या, गब्बर। तो गब्बर एक बोला जाएगा तो एक अभौतिक सांस्कृतिक तत्व है कि जैसे ही नाम दे दिया जाएगा गब्बर, तो वो सीधा जाकर के उसी से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक तत्व के उदाहरण है। चलिए वापस आते हैं, मैं आपको बता रहा था इसकी विशेषताओं में। तो इसका अर्थपूर्ण विभाजन संभव नहीं है। दूसरी बात करें तो सांस्कृतिक तत्व संपूर्ण संस्कृति का सर्वाधिक गतिशील अंग होता है। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि सर्वाधिक गतिशील अंग से मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी ये फैलता है। कैसे फैलेगा, कब फैलेगा, जब कोई भी दो संस्कृतियां, दो या दो से अधिक संस्कृतियां, इनके बीच में क्या हो जाए, सांस्कृतिक संपर्क होगा। तो जैसे ही सांस्कृतिक संपर्क होगा, ये क्या करेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह में फैल जाएगा और उसको फैलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब देखिए सांस्कृतिक संपर्क, तो सांस्कृतिक संपर्क सपोज के हम यदि बात करें, इसका उदाहरण दें कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति का संपर्क, जैसे बहुत समय तक क्या रहे लोग, ब्रिटिश और मुगल, ये भी रहे। आज की यदि हम बात करें तो आज इंटरनेट संस्कृति, इंटरनेट, या बात की जाए तो वैश्विक संस्कृति, क्योंकि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया से हम बहुत सारी जगह जुड़ चुके हैं। जैसे ब्रिटिश संस्कृति, तो ब्रिटिश संस्कृति से काफ़ी कई सारे सांस्कृतिक तत्व हमारी भारतीय संस्कृति में आए। जैसे जब ब्रिटिश लोग इतने समय हमारे यहाँ रहे तो हमने उनसे क्या सीखा, हमने पैंट शर्ट कोट हैट ये सब सांस्कृतिक तत्व अपना लिए, ठीक है ना। बेकरी के आइटम ये सब अपना लिए हमने उनसे।
ठीक है, बिस्किट बनाना, ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारे के तत्व किससे आए, वो ब्रिटिश कल्चर से आ गए। ऐसे ही बहुत लंबे समय तक मुगलों का प्रभाव रहा। तो जैसे कि आज विवाह के अवसर पर लोग शेरवानी पहनते हैं, तो वो एक सांस्कृतिक तत्व भारतीय संस्कृति ने ले लिया। आज यदि हम बात करें वैश्विक संस्कृति की बात करें, तो सोशल मीडिया पर हम फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर, ठीक है ना, इंस्टाग्राम, इनके थ्रू हम पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी किसी भी विश्व के किसी भी भाग में कोई भी गतिविधि होती है और हम कहीं ना कहीं वहाँ से अडॉप्ट कर लेते हैं और स्वयं भी उसको हम करने लगते हैं। और ये जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं जो सोशल मीडिया से आते हैं, ये कैसे होते हैं, ये अभौतिक सांस्कृतिक तत्व रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भाषा का अंग बन जाते हैं या हमारी किसी बोलचाल या हमारे व्यवहार का अंग बन जाते हैं। तो सांस्कृतिक तत्व कैसा होता है, जैसे ही सांस्कृतिक संपर्क हुआ, देखिए ये जो संपर्क है, ये संपर्क तो कैसा था, प्रत्यक्ष संपर्क था। ये सांस्कृतिक संपर्क किस प्रकार का था, प्रत्यक्ष। लेकिन ये जो सांस्कृतिक संपर्क है जो सोशल मीडिया के थ्रू है, ये सांस्कृतिक संपर्क कैसा है, अप्रत्यक्ष सांस्कृतिक संपर्क है। सांस्कृतिक संपर्क कैसा भी रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, सांस्कृतिक तत्व एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बहुत जल्दी जाता है। जैसे चाइना, हम चाउमीन खाते हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ हम क्या खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं। ये दो सांस्कृतिक तत्व हैं जो हमने किससे लिए हैं, लिए क्या है, ये अपने आप प्रसारित हो गए चीन से भारत में। और कुछ सांस्कृतिक तत्व ही प्रसारित होते हैं, सभी नहीं होते हैं। हमने पूरा चीन की संस्कृति को नहीं अडॉप्ट कर लिया। कुछ संस्कृति के तत्व ऐसे रहते हैं जो ऐसा लगता है कि सुटेबल हो जाते हैं और यहाँ की संस्कृति के लोग उसे अपना लेते हैं, तो ही उनका प्रसार होता है, पूरी संस्कृति का प्रसार कभी नहीं होता। तो सांस्कृतिक तत्व कैसा होता है, काफ़ी गतिशील, जो मैंने आपको बताया सर्वाधिक गतिशील होगा। पूरी की पूरी संस्कृति उठ करके नहीं आती है, कैसा जाएगी, केवल और केवल सांस्कृतिक तत्व एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ये प्रक्रिया ऐसी है जो ना चाहे भी चलती रहती है। ये मैंने आपको बता दिया था भौतिक और अभौतिक सांस्कृतिक तत्व। आपसे यदि डेफिनेशन पूछी जाती है तो डेफिनेशन लिखने के साथ साथ आपको क्या करना है, इसका एग्जाम्पल भी लिखते हुए जाना है। चलिए, अब सांस्कृतिक संकुल, तो देखिए सांस्कृतिक तत्व जब व्यवस्थित तरीके से जुड़ जाते हैं या अर्थपूर्ण तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या बन जाता है, सांस्कृतिक संकुल का निर्माण हो जाता है। जैसे हॉकी का खेल है या क्रिकेट का खेल है या पूजा करना, ये सब क्या है, इसमें सारे सांस्कृतिक तत्व कैसे जुड़े हुए हैं, व्यवस्थित या अर्थपूर्ण तरीके से जुड़े हुए हैं और ये मिलकर के क्या कर देते हैं, सांस्कृतिक संकुल। तो ये सब सांस्कृतिक संकुल है। जैसे हॉकी का मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है या पूजा, कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ चल रही है। जैसे आपको समझा देते हैं, जैसे पूजा संकुल की यदि हम बात करें तो पूजा में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं जो आपस में व्यवस्थित जुड़ी रहती हैं। के लोग आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसके बाद फूल चढ़ाते हैं या फिर अगरबत्ती आरती वगैरह करते हैं और सबसे लास्ट में क्या होता है, प्रसाद का वितरण होता है। अब देखिए ये अर्थपूर्ण और व्यवस्थित इसलिए है कि प्रसाद का वितरण सबसे पहले नहीं हो सकता, ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। प्रसाद का वितरण, लोग पूजा में खड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग भीड़, क्योंकि अंतिम समय तक वो किसका इंतजार करते हैं, प्रसाद का इंतजार करते हैं। यदि प्रसाद वितरण प्रारंभ नहीं कर दिया जाएगा तो सारे लोग वहाँ से चले जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, ये व्यवस्थित क्रम में रहेंगी। तो सांस्कृतिक तत्व जब अर्थपूर्ण तरीके से मिल जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक संकुल। नेक्स्ट आगे बढ़े, सांस्कृतिक प्रतिमान। अब देखिए इसके पहले जो हमने सांस्कृतिक संकुल बताया था आपको, जब सांस्कृतिक संकुल, बहुत सारे सांस्कृतिक संकुल, अलग अलग संकुल, ठीक है ना, जैसे कई सारे सांस्कृतिक संकुल हैं, कई सारे सांस्कृतिक संकुल, और ये मिल जाते हैं, ये व्यवस्थित तरीके से आपस में मिल जाए तो मिल करके क्या कर देते हैं, सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण कर देते हैं। एक्चुअली ये जो सांस्कृतिक प्रतिमान है
इसका विस्तृत क्षेत्र ही क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। यदि आप ये बोलें कि सांस्कृतिक प्रतिमान और संस्कृति क्या आपस में पर्यायवाची हैं, तो बहुत हद तक कैसे हैं ये दोनों पर्यायवाची हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान यदि बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? संस्कृति में कन्वर्ट हो जाता है। तो सांस्कृतिक संकुल, ये जो उसके पहले हमने पढ़ा था, क्या हो जाए? व्यवस्थित क्रम में आपस में जुड़ जाए तो वो किसका निर्माण कर देता है? सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण कर देता है। जैसे एक उदाहरण है विवाह समारोह। तो विवाह समारोह अपने आप में यदि एक हम हिंदू विवाह समारोह की बात करें तो विवाह समारोह का जो आयोजन है वो अपने आप में हिंदू विवाह एक्चुअली देखा जाए एक संस्कृति है, और उसी को ही आप समाजशास्त्री भाषा में क्या बोल सकते हैं कि एक सांस्कृतिक प्रतिमान की श्रेणी में सम्मिलित है। अब जैसे विवाह समारोह को हमने किस में ले लिया? प्रतिमान में ले लिया। अब प्रतिमान में मैंने आपको बताया था बहुत सारे संकुल जुड़े हुए हैं। अब देखिए संकुल क्या क्या है वो संकुल, जैसे कि बारात संकुल। ठीक है, विवाह में क्या होता है? हालांकि विवाह तो काफ़ी अलग अलग चीज़ों से प्रारंभ हो जाता है। जैसे हल्दी संकुल अपने आप में है, मेहंदी की रस्म होती है तो मेहंदी संकुल भी इसमें जुड़ जाएगा। जैसे बारात के और थोड़ा सा हम पहले बात कर दें तो हल्दी समारोह जुड़ जाता है, ठीक है, मेहंदी समारोह जुड़ जाता है। ये सब अपने आप में अलग अलग कार्यक्रम हैं, अलग अलग संकुल हैं। फिर बारात संकुल जुड़ जाता है, फिर जयमाल कार्यक्रम ये अलग हो जाता है। इसके बाद खाने का कार्यक्रम चल जाता है, वह प्रीतिभोज चलता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। तो बहुत सारे वैवाहिक संस्कार, जो अग्निकुंड होता है उसके चारों ओर बहुत सारे, वो अपने आप में एक अलग संकुल है। और विदाई संकुल ये अंतिम संकुल है। और विदाई के उपरांत ही क्या माना जाता है कि अब विवाह कंप्लीट हो चुका है। तो हिंदू धर्म में जो हिंदू विवाह पद्धति है वो अपने आप में एक संस्कृति है, और उसे हम सांस्कृतिक प्रतिमान बोलते हैं, और उसमें कई सारे संकुल अपने आप में अलग अलग व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के संस्कृति का जो निर्माण है ये मैंने अभी आपको बताया। संस्कृति के निर्माण में सांस्कृतिक तत्वों का व्यवस्थित रूप से जुड़ना, तो सांस्कृतिक संकुल का निर्माण हो जाना, और सांस्कृतिक संकुल का व्यवस्थित रूप में अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ जाना, तो किसका निर्माण हो जाना? सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण हो जाना। और इसी सांस्कृतिक प्रतिमान को ही क्या कहा जाता है? संस्कृति के नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सांस्कृतिक परिवर्तन या सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। अब देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन में बहुत ज़्यादा अंतर है। सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो पूरा का पूरा समाज ही बदल जाता है। जैसे कि नाभिकीय परिवार से संयुक्त परिवार से नाभिकीय परिवार में परिवर्तन हुआ, ये सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। पूरे के पूरे सामाजिक संबंध ही बदल जाते हैं। लेकिन जब हम सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सांस्कृतिक परिवर्तन में केवल और केवल क्या आता है? केवल संस्कृति का जो ऊपरी भाग है, संस्कृति का बाहरी भाग, केवल यही परिवर्तित होता है। यानी हमारे खान पान की आदतें बदल जाती हैं, रहन सहन का तरीका बदल जाता है, वस्त्र वेशभूषा बदल जाएगी, लेकिन सामाजिक संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सामाजिक परिवर्तन आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, वो हम आगे अलग से पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन की। सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। संस्कृति के ऊपरी भाग में जब परिवर्तन आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक परिवर्तन। सोरोकिन ने, समाजशास्त्री, अमेरिकन समाजशास्त्री सोरोकिन, पितरिम सोरोकिन पूरा नाम, इनकी बुक थी सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, और इस बुक में इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। और इनका जो सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसको बोलते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, या सांस्कृतिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव का सिद्धांत, या फिर एक नाम और है, वो क्या है? सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। तो सोरोकिन आपसे यदि मेंस में पूछने में आता है
कि सांस्कृतिक परिवर्तन का गतिशीलता का सिद्धांत बताइए, या सांस्कृतिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत बताइए, या उतार चढ़ाव का सिद्धांत बताइए। तो सीधा सा अर्थ क्या है कि सोरोकिन का सिद्धांत है, और आपको सोरोकिन की बुक का रेफरेंस देते हुए लिखना है। अब देखिए, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में सोरोकिन ने संस्कृति में जो परिवर्तन आता है उसके लिए एक उतार चढ़ाव या चक्रीय व्याख्या करी है, और उसमें वो ये बताते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की संस्कृति मिलती है। पूरे यदि हम जितनी भी संस्कृति हैं वो सभी संस्कृति को हम यदि डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्लासिफाइड कर दें, बांट दें, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। भावपरक, दूसरी इंद्रिय परक, और तीसरी संस्कृति है आदर्शात्मक संस्कृति। अब देखिए, बात आती है भावपरक संस्कृति या भावात्मक संस्कृति। इसका अर्थ क्या है? तो इनका ये कहना है ऐसी संस्कृति जिसमें आध्यात्मिकता के लक्षण ज़्यादा होते हैं या धर्म के लक्षण ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आस्था के लक्षण ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है, नैतिकता के लक्षण ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी संस्कृति क्या कहलाती है? ये संस्कृति भावपरक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आज की डेट में यदि हम बात करेंगे तो आज की डेट में जो तिब्बत में बुद्धिस्ट लोग हैं, आज तिब्बत में जो बौद्ध संस्कृति है, वो बौद्ध संस्कृति, आप इस संस्कृति का उदाहरण आज के समय में बता सकते हैं। और प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति भी इसी प्रकार की संस्कृति थी। दूसरी संस्कृति इंद्रिय परक या भौतिकवादी। इंद्रिय परक से मतलब क्या है? जो इंद्रिय सुख से संबंधित हो या भौतिकवादी वस्तुओं से संबंधित हो, यानी ऐसी संस्कृति जिसमें लोग ये मान करके चलते हैं कि ये जो भौतिक जगत है यही सब कुछ है, और इसमें जो आप भौतिक सुख ले रहे हैं, भौतिक सुख से मतलब क्या कि पैसा आपने बना लिया, आपने मकान बना लिया, गाड़ी खरीद ली, कुल मिलाकर के जो भी भौतिक वस्तुएं हैं इनका आपने उपभोग कर लिया, तो वही संस्कृति को, वही वो सत्य मान करके चलते हैं। तो यदि हम बात करें तो पश्चिमी संस्कृति, आज के समय में जो पश्चिमी संस्कृति है वो पश्चिमी संस्कृति इस प्रकार की संस्कृति है, और वो हमेशा ही किसको प्राथमिकता देते हैं? वो प्राथमिकता देते हैं भौतिकवादी सुख को, और उसी को ही सत्य मान करके चलते हैं। आध्यात्मिकता का, धर्म का उतना ज़्यादा महत्व पश्चिमी संस्कृति में नहीं है। तीसरी सोरोकिन बोलते हैं आदर्शात्मक संस्कृति, और इसे ये सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानते हैं। आपसे 3 मार्कर में पूछ सकते हैं कि सोरोकिन ने किस संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ संस्कृति माना है? तो ये आदर्शात्मक संस्कृति है, और आदर्शात्मक संस्कृति से मतलब सोरोकिन का ये है कि भावपरक प्लस भौतिकवादी, इन दोनों के मिले जुले लक्षण जिस संस्कृति में मिलेंगे वो संस्कृति क्या कहलाती है? वो संस्कृति आदर्शात्मक संस्कृति कहलाएगी। और सोरोकिन क्या बोलते हैं? यही संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है। चलिए, ये 3 विभाजन हो गए। आपसे पूछ सकते हैं कि सोरोकिन ने संस्कृति को कितने भागों में बांटा है? तो आपको बताना है कि सोरोकिन ने संस्कृति को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? भावपरक, दूसरा आदर्शात्मक, और तीसरा इंद्रिय परक या भौतिकवादी। अब देखिए, बात आती है परिवर्तन की कि आखिर परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो सोरोकिन बोलते हैं कि संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वो चक्रीय क्रम में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, या इसको आप उतार चढ़ाव भी बोल सकते हैं कि संस्कृति इधर से इधर पहुँचती है और वापस वहाँ से यहाँ पहुँचती है। जैसे सोरोकिन का ये कहना है कि कोई संस्कृति जो कैसी है, भावपरक या भावात्मक है, इसका मतलब क्या है? इसमें आध्यात्मिकता के लक्षण ज़्यादा हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आध्यात्मिकता के लक्षण ज़्यादा हैं। इनका ये कहना है धीरे धीरे इसमें भौतिकवादी तत्वों का प्रभाव होने लगता है और भौतिकवाद इसमें बढ़ने लगता है, और ये संस्कृति, इसमें भौतिकवाद का प्रतिशत बढ़ते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि ये संस्कृति किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इंद्रिय परक या भौतिकवादी संस्कृति में कन्वर्ट हो जाती है। और भौतिकवाद
जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जहां पर पैसा बहुत ज़्यादा आ चुका है, भौतिकवादी वस्तुओं का उपभोग चरम सीमा पर हो चुका है, उसके बाद भौतिकवाद में करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो कहीं ना कहीं उस संस्कृति में फिर क्या होने लगता है, आध्यात्मिकता के लक्षण आने लगते हैं। और जो व्यक्ति होता है, जैसे आज की डेट में यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा पश्चिमी देशों से, अमेरिका से, ब्रिटेन से और यूरोप के कई देशों से लोग भारत बहुत ज़्यादा आते हैं और भारत आकर के भारत में जो बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं वहाँ रुकते हैं, आध्यात्मिकता की बातें सुनते हैं और सत्य की खोज में लगे रहते हैं। भारत के कई बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, जैसे पुष्कर है, वृंदावन है। यहाँ आपने देखा होगा कि विदेशी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में वो यहीं रहने लगे हैं और यहाँ रह करके वो जो हिंदू फिलॉसफी है उस हिंदू फिलॉसफी को समझने का वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये जो संस्कृति है इंद्रिय परक, ये धीरे धीरे वापस यहाँ आती है और इसमें क्या होने लगता है, आध्यात्मिकता के लक्षण धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो कुल मिला करके सोरोकिन का सिद्धांत है कि भावात्मक संस्कृति कहाँ पहुँचती है धीरे धीरे इंद्रिय परक संस्कृति की ओर, और इंद्रिय परक संस्कृति कहाँ पहुँचती है भावात्मक संस्कृति की ओर। ये दोनों अपने आप में क्लाइमेक्स पॉइंट है, चरम पॉइंट है। और सोरोकिन कहते हैं बीच में ये जो स्थिति आती है, जबकि क्या हो जाता है कि कौन कौन से लक्षण मिल जाते हैं यहाँ पर आदर्शात्मक संस्कृति में, इसमें भावात्मक संस्कृति प्लस भौतिकवादी संस्कृति, इनके लक्षण आपको मिलेंगे। तो ये संस्कृति क्या कहलाती है, आदर्शात्मक संस्कृति। सोरोकिन बोलते हैं यही सबसे अच्छी संस्कृति है। आज के समय की यदि हम बात करें ना, तो आज के समय में भारतीय संस्कृति इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ से शुरू होकर के अब धीरे धीरे उसमें भौतिकवाद बढ़ रहा है। और आज की स्थिति ऐसी आ चुकी है कि यहाँ पर आपको जितने लक्षण आध्यात्मिकता के मिलेंगे उतना ही लक्षण कहाँ मिल जाएंगे, आपको किस चीज़ के, भौतिकवाद के भी लक्षण मिलेंगे। और सोरोकिन का सिद्धांत आप स्वयं आगे जाकर के सत्य प्रतीत हो जाएगा कि बहुत सालों बाद जब क्या होगा, जब आपके भी बच्चे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उस समय ये जो भाव है ये आपके सामने आ ही जाएगा कि उस समय भौतिकवाद की जो मात्रा रहेगी वो आध्यात्मिकता से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सोरोकिन का सिद्धांत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत या फिर उतार चढ़ाव का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें सभ्यता यानी कि भौतिक संस्कृति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई आपको क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट।